2025 का पेपर हो चुका है एंड बहुत सारे बच्चों का ये पेपर अच्छा नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट सारे टीचर्स ये बोल रहे हैं कि नीट का जो पेपर आया ना उनके कंटेंट से आया है, लेकिन फिर भी बच्चों से गलतियां हो गई हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के मेथड ऑफ लर्निंग में गलती है। एंड नीट के पेपर का जो रियलिटी है ना कि पेपर कंसेप्चुअल था, पेपर एनसीईआरटी से था। और बात करें बायोलॉजी सेक्शन की तो 3 से 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। केमिस्ट्री मॉडरेट थी और फिजिक्स रिलेटिवली टफर साइड में था इस बार एज कंपेयर टू पिछले साल। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी सेक्शन में जो क्वेश्चंस आए थे वो कहां से आए थे। हम लोग क्वेश्चंस को रीड करेंगे एंड मैं आपको एक एक लाइन दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कहां से आया था एंड क्या वो लाइन पढ़ के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। एनसीईआरटी को मैं दिखाऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहां से था, कौन से चैप्टर से था, कौन से पैराग्राफ से था और कौन से लाइन से था। एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इस लेक्चर में। एंड ये वाला लेक्चर देखने के बाद आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि आपको अपने बायोलॉजी को नीट एग्जाम के लिए कैसे तैयार करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हाय एवरीवन, चलो हम लोग देखने वाले हैं कि नीट 2025 का जो बायोलॉजी का पेपर आया था ना कहाँ से आया था। एक एक लाइन हम लोग देखेंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया था। एंड ये पूरा लेक्चर अटेंड करने के बाद तुम्हें ये पूरा अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें अपने नीट एग्जाम के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट को तुम्हें कैसे तैयार करना है, राइट। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठना, तुम्हारे भाई की क्लास है, ठीक है। तो नीट के बायोलॉजी में टोटल 32 चैप्टर्स हैं, राइट, जिसमें से 19 तो चैप्टर 11 से है एंड 13 चैप्टर 12 से है। 12th में देख पा रहे हो तुम लोग कि चैप्टर्स कम है, लेकिन इस बार जो वेटेज है ना 12th से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। वो अभी हम लोग आगे डिस्कस भी कर लेंगे, राइट। अगर तुम्हें सारे चैप्टर्स के बारे में पता है तो मैं बता दूं, बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ से बायोलॉजी हम लोग का स्टार्ट होता है नीट के लिए, और सभी बच्चों का ये फेवरेट चैप्टर होता है। बार 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 इसी को रीड करते हैं वो लोग, ठीक है। इससे आया था 0 क्वेश्चन, ठीक है। देख लो यार क्या हो रहा है। प्लांट किंगडम बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, इससे 5 क्वेश्चन आया था। हाई वेटेज चैप्टर्स में ये जो सेल वाला यूनिट था देख सकते हो, बायोमोलिक्स से 4 क्वेश्चन एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 4 क्वेश्चन आए थे। कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर था ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, उससे 4 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, राइट। थोड़ा सा 12 का देख लेते हैं। बिल्कुल हाई स्कोरिंग जो चैप्टर रहा है वो जेनेटिक्स रहा है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर भी है, उससे 8 क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, राइट। इकोलॉजी से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, हमेशा इतना वेटेज वो कैरी करता ही है। लेकिन अगर मैं तुम्हें एज अ बायोलॉजी एजुकेशन में बता नहीं सकते कि यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स आपके 4 क्वेश्चन आए हैं, या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपके जो है ना 5 क्वेश्चन आए हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपके 1 क्वेश्चन आया, बस क्या कर रहे हो आप। ऐसा नहीं कर सकते हैं। बायोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये बायोलॉजी सब्जेक्ट ना द लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट नहीं होता, ये स्टार्ट होता है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आप लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को पढ़ो, ठीक है। फिर आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को पढ़ो। ये 2 चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ो सेल का डिवीजन। अपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा, अपने सेल पढ़ा, फिर आप पढ़ो उस सेल का डिवीजन। जब ये तीनों चैप्टर आप पढ़ लेते हो, फिर बायोलॉजी का जो आपका फाउंडेशन है ना वो बन जाता है, एक आपका बेस बन जाता है। फिर उसके बाद आप किसी भी यूनिट से स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप पूरी बायोलॉजी को पढ़ो, ठीक है। और जब आप इस तरह से अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट को तैयार करते हो और नीट 2025 जैसे पेपर में बैठते हो जहां पर आपसे बहुत ही अच्छा इंग्लिश पूछा गया है, इसका मतलब ये है बहुत ही अच्छा लैंग्वेज पूछा गया है, जो लाइंस से काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के थे, एंड लेंदी पेपर आपसे पूछा जाता है, और केमिस्ट्री मॉडरेट होती है और फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ऐसे पेपर में जब आप बैठते हो तो आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितना है, ठीक है, कितनी आसानी से चीज़ें आपको मेमोराइज्ड हैं, कैसे आप क्वेश्चन को पढ़ के विजुलाइज कर पा रहे हो, ताकि अगर मैं बायोलॉजी के स्टेटमेंट्स की भी बात करूं कि आप स्टेटमेंट को पढ़ के कितने अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी उस पेपर को बहुत ही अच्छे से आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो विथ टाइम जैसे आप बायोलॉजी को पढ़ोगे ये सारी चीज़ आप सीख जाओगे। बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ नीट का हिस्टोरिक पेपर को डिस्कस करने वाला हूं। बायोलॉजी पोर्शन को हम लोग क्वेश्चंस को रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एंड फिर मैं उसे आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी में कहाँ था, किस चैप्टर से था, कौन से पैराग्राफ से था, कौन से लाइन से वाला क्वेश्चन आया है, एंड कैसे उस लाइन को पढ़ के आप उस क्वेश्चन का आंसर को कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द पेपर। सबसे पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे।
ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बता रहा हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए कि जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम ये दो चीज़ से मिलके बना होता है, राइट। जो पहला चीज़ है उसका नाम है प्रोटीन, बिल्कुल मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिए, ठीक। और जो दूसरा चीज़ है उसका नाम है कोफैक्टर। मतलब हमारा जो एंजाइम है वो दो चीज़ से मिलके बना है, पहला है प्रोटीन, दूसरा है कोफैक्टर, ठीक है। और थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को, तो जब हम लोग बेसिक्स पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में तो हमें पता चल जाता है कि जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है, ठीक है। जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है। फिर ये कोफैक्टर क्या है उसके साथ, तो ये एंजाइम को फंक्शनल होने के लिए इसके प्रोटीन के साथ एक कोफैक्टर अटैच होना चाहिए। जब इसका प्रोटीन एक कोफैक्टर, सुइटेबल कोफैक्टर के साथ अटैच होता है, ठीक है, तो ये फंक्शनल होता है। कौन? हमारा एंजाइम फंक्शनल होता है, ठीक है। और इस प्रोटीन का ना एक स्पेशल नेम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसी चीज़ से रिलेटेड ये प्रोटीन का स्पेशल नेम दिया हुआ है एपो एंजाइम। तो इस एंजाइम का अंदर दो चीज़ है, प्रोटीन और कोफैक्टर। और इस एंजाइम का जो प्रोटीन है ना, इसका नाम है, स्पेशल नेम एक दिया हुआ है, उसका नाम है एपो एंजाइम। जब हम लोग कोफैक्टर टॉपिक को देखते हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर का लास्ट टॉपिक है कोफैक्टर्स, ठीक है। इसके अंदर एक लाइन है, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द एपो एंजाइम, ठीक है। ये वाला चीज़ मैंने आपको बता भी दिया, जो एंजाइम का प्रोटीन पोर्शन है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछा है कि द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। हम लोगों ने तो जान लिया क्या है, वो है एपो एंजाइम। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी इजी लैंग्वेज में कर दिया। एक्चुअली ना सब इसको पढ़ लेते हैं लेकिन इतना आसानी से किसी को याद नहीं रहता कि एंजाइम दो चीज़ से मिलकर बना था, प्रोटीन को फैक्टर, फिर क्या था, कब ये जो है एक्टिव हो रहा था, कब नहीं हो रहा था, फिर इस प्रोटीन का नाम क्या था, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों में से हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इकोलॉजी पोर्शन से आया है। इकोलॉजी पोर्शन में एक चैप्टर है इकोसिस्टम, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। उसके अंदर एक टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। ये दोनों स्टेटमेंट इसी टॉपिक से है, करेक्ट, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल जनरल सा है कि जो पूरा एनर्जी घूम रहा है ना हमारे अर्थ में, सारा सन का ही करा धरा है सब कुछ। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा जनरल सा ही लग रहा है, कोई क्लास 10 का भी बच्चा होगा ना, इस स्टेटमेंट को पढ़ के वो करेक्ट बताएगा। और एनसीईआरटी में बहुत सारे जगह में इसका जिक्र भी किया गया है कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। ओके, करेक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है और एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई भी है। जो दूसरा स्टेटमेंट है, थोड़ा सा टॉपिक है इसमें एक, कि जो एक प्लांट है ना वो एक टाइम ड्यूरेशन में फोटोसिंथेसिस करता है और खाना बनाता है। तो वो एक टाइम ड्यूरेशन में जितना खाना बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फिर उस खाना को वो भी खाता है, तो उस खाना को वो खाता है, तो उसने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनाया लेकिन उसने कुछ खाया, उसको एनसीईआरटी में बोला है रेस्पिरेटरी लॉसेस। फिर जो खाना बचा बाकी के लिए, मान लो कि हम लोगों के लिए जो खाना बचा वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसने टोटल खाना बनाया ग्रॉस, फिर उसने खाया, रेस्पिरेटरी लॉस, हमारे लिए बच गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये नेट नहीं है, नेट तो तब ना होता जब माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस होता, ये तो ग्रॉस है। बोल रहा है कि द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, गलत है, यहाँ पर ग्रॉस होगा। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ये चीज़ें आप लोगों को याद तब रहती हैं जब आप बहुत ही अच्छे तरीके से बायोलॉजी को पढ़ते हो और इकोलॉजी को रिवीजन की ज़रूरत होती है, तो आप फिर रिवाइज भी अच्छे से करते हो। देख सकते हो एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जो जीपीपी है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, वो यूटिलाइज हो जाता है प्लांट्स के जरिए, प्लांट्स के द्वारा इन रेस्पिरेशन, ठीक है, एनर्जी लेता है इससे, ठीक है। तो ग्रॉस उसने बनाया, फिर जो बचा उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये वाला एक असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और देखते हैं उसका रीज़न है या नहीं, या फिर दोनों सही है या नहीं। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए टाइपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। ये बिल्कुल करेक्ट है।
एनसीईआरटी में इसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, और ऐसे डायरेक्टली लाइंस भी हैं कि टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी दो 8 न्यूक्लियड इज 7 सेल्ड। ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग apparatus हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो ये स्टेटमेंट ना गलत है। क्यों? क्योंकि जो पोलर न्यूक्लियाई है ना वो सेंट्रल सेल के पास है, एग apparatus के पास नहीं है। एग apparatus के पास तो बस 2 सिनर्जिड है, उसके आगे फिलीफॉर्म apparatus है और एक एग है, तो पोलर न्यूक्लियाई तो यहाँ पर है नहीं। कहाँ? एग apparatus में। यहाँ पर बोला कि एग apparatus के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये स्टेटमेंट गलत है, ये करेक्ट है। तो जो हम लोग का जो करेक्ट आंसर है ना वो हो जाएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एनसीईआरटी में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन भी है, और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ये बोल सकता हूँ मैं, राइट। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर से है। ठीक है, उसमें जो कैंसर का पोर्शन आता है उससे ये क्वेश्चन है। कैंसर सेल्स के प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं कैंसर टॉपिक के अंदर वहाँ पर। ठीक है, वो वाली चीज़, तो वहाँ पर ये बताया गया कि जो कैंसर है ना वो 2 टाइप का है, बैनिंग और एक है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बैनिंग ट्यूमर जो अपने जगह में हमेशा रहता है, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी करता है, और जहाँ पर वो रुकता है वहाँ पर एक नया ट्यूमर स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जो कैंसर सेल्स हैं उनको न्यूप्लास्टिक सेल्स भी बोलते हैं। बस उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर दिया है और पूछा है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग इन सबको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि रैपिड ग्रोथ करते हैं, रैपिड ग्रोथ, तो ये करेक्ट है। फिर इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़, इन्वेजन एंड डैमेज ऑफ द सराउंडिंग टिश्यूज़, ये भी करेक्ट है। और मास ऑफ प्रोलीफेरेटिंग सेल्स, मास ऑफ प्रोलीफेरेटिंग सेल्स, देख लो तीनों स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में। लेकिन मैंने बोला ना कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो एक जगह में नहीं रहता, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जहाँ पर वो रुक जाता है ना वहाँ पर एक नया ट्यूमर स्टार्ट कर देता है ना। सेल्स स्लॉग्ड फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंस साइट्स through blood, and wherever they get locked in the body they start a new tumor there। और ये बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का, या फिर ऐसे मतलब कैंसर कॉज होता है इस ट्यूमर से। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला पॉइंट तो नहीं पूछा गया है, बस यहीं तक पूछा था कि लेकिन ये लोग ट्रैवल करता है, लेकिन यहाँ बोला है दोज कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ये तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो डी तो गलत था। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से है। ओके, और ये वाला क्वेश्चन देखते ही जिसने अच्छे से या फिर कंसेप्चुअल लेवल पे नहीं पढ़ा है बायोटेक को, उसे लगेगा कि शायद ये वाला जो डायग्राम है ना यहाँ से इसको पूछा गया है, लेकिन जबकि इस डायग्राम से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, बस कंसेप्ट सेम है दोनों में, जिस कंसेप्ट का यूज़ किया गया है। ठीक है, ये अलग डायग्राम है एंड वो अलग डायग्राम है। ठीक है, एक्चुअली इस डायग्राम के बारे में थ्योरी में डिस्कशन किया गया है इस जगह में। ठीक है, और इस थ्योरी से एक डायग्राम क्रिएट किया गया है जिसे बच्चों का कंसेप्चुअल लेवल चेक किया जाए, और ये पहला ही क्वेश्चन था, और मैंने पहले इसे डिस्कस नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा फ्लो बनाना चाहता था। अब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ, तो मैं कंसेप्ट ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये एक कोई डिटेल लेक्चर नहीं है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का। बस मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप लोगों को जो है थ्योरी से ही एक नया डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी में है उसी तरह से मिलता जुलता एक डायग्राम बना के दे दे और आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बिल्कुल कंसेप्चुअल लेवल पे। और ये वाला जो टॉपिक है ना, इसी पेपर में एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन, सेम टॉपिक 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ ये वाला, और इसी टॉपिक को मैं आगे एक और दिखाऊंगा कि देखो ये वही क्वेश्चन है, और तुम सब खुद बताओगे, बस एक बार देख लो मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन है। ओके, और इस पूरे प्लाज्मिड को जब हम लोग एक क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में देखते हैं ना, तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ना ये एक ब्लू कलर रिलीज करता है। तो ये ब्लू कलर इस बात का प्रेजेंस बताता है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो जीन है वो अभी भी वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ये एक एंजाइम है और इसका जीन यहाँ पर है जो इस एंजाइम को बना रहा होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर डाल देंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। अगर यहाँ से हट गया तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आ गया। करेक्ट। अब यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, अब हम लोग को पता करना है कि क्या मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आया है या नहीं आया है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट का प्रेजेंस में इसको लाएंगे और देखेंगे कि ब्लू कलर रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ब्लू कलर रिलीज नहीं हो रहा है इसका मतलब ये यहाँ पर नहीं है।
इसका जीन के जगह में हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, हम लोग का जो डीएनए वो आ गया जो हमें यहाँ पर चाहिए था, और ये जो यहाँ पर था इसको हमने हटा दिया, तभी तो ब्लू कलर क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में नहीं आ रहा। और अगर क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में ब्लू कलर आ रहा है, इसका मतलब हम लोग का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था ना, ये अभी तक यहाँ पर आया ही नहीं है, क्योंकि ब्लू कलर अभी भी है, ये अभी तक है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग का वो नहीं आया है। ठीक है, अब ये नहीं आया है तो ब्लू कलर आएगा, इसका मतलब नहीं आया, करेक्ट। और अगर ब्लू कलर नहीं आया तो फिर क्या आएगा, तो ना ऐसे लगेगा कि कुछ नहीं आया, मतलब वाइट कलर आया। ठीक, ये समझना है। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन द अबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड दिया गया है ऊपर में, एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड एट द EcoRI साइट। यहाँ पर एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर एलियन पीस ऑफ डीएनए वही हम लोग का डीएनए इंटरेस्ट, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट का होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया। अगर अब तुम बताओ, अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया, बोल रहे हो कि लगा दिया, इसका मतलब क्या ब्लू कलर रिलीज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया, ये तो चला गया, तो ये ब्लू कलर रिलीज ही नहीं कर पाएगा क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में। अब बोल रहा है कि यहाँ पर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा दिया, एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड एट द EcoRI साइट, Which of the following strategies will be chosen to select the recombinant colonies? अब इसमें से कौन सा स्ट्रेटेजी चूज होगा ये बताने के लिए कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आया है कि नहीं। तो बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन देखो, बोल रहा है कि ब्लू कलर कॉलोनीज ग्रोन ऑन एम्फिसिलिन प्लेट कैन बी सिलेक्टेड। ब्लू कलर तो रिलीज ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है, ये गलत है। दूसरा बोल रहा है यूजिंग एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। एम्फिसिलिन यहाँ है, टेट्रासाइक्लिन यहाँ है, लेकिन हम लोग का डीएनए तो यहाँ है ना, तो इनका तो काम ही नहीं है कुछ, क्योंकि डीएनए यहाँ आया है। इससे हम लोग देखेंगे कि ब्लू कलर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे पता चलेगा मेरा डीएनए यहाँ आया कि नहीं आया। फिर लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि ब्लू कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड। तो ब्लू कलर ऑफ कॉलोनी अगर सिलेक्ट हो गया, इसका मतलब मेरा डीएनए तो आया ही नहीं है। ये लोग बोल रहे आया है, इसका मतलब वाइट कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड, क्योंकि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आया, ये यहाँ से गया, ब्लू कलर रिलीज नहीं होगा, इसका मतलब वाइट कलर रिलीज होगा, मतलब वाइट कलर होगा, ब्लू नहीं होगा तो कुछ तो होगा, वाइट होगा, वाइट होगा तो वाइट कलर चूज होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, बस जो है ना वो दिखा दूँ कि एनसीईआरटी में कहाँ पर है। आराम से यहाँ पर बोला गया है कि ब्लू कलर आया प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में, अगर ब्लू कलर आया कॉलोनीज में, ठीक है, तो इसका मतलब डीएनए डज नॉट हैव एन इंसर्ट, डीएनए नहीं आया है। ठीक है, लेकिन अगर इंसर्ट है तो इंसर्शन इनएक्टिवेशन होगा, और ये जो है ना ब्लू कलर नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है भाई साहब। सेम इसी कंसेप्ट पे आगे एक और क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे, बस इसी कंसेप्ट पे है, ब्लू कलर एंड वाइट कलर कॉलोनीज ऐसे। करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन प्लांट किंगडम चैप्टर से है, जो लास्ट सेकेंड टॉपिक है उसका, जिम्नोस्पर्म्स, उसके भी लास्ट लाइन का क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, और काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो जो जिम्नोज होता है ना, जिम्नोज का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ठीक है, तो ये खुद अपने आप को डिफाइन कर रहा होता है कि मैं नेकेड सीड्स का हूँ, और ऑप्शन भी है सीड्स आर नेकेड। ठीक है, और एक लाइन भी होता है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, मतलब नेकेड होता है। ठीक है, किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखेंगे थोड़ा मल्टी कंसेप्ट्स यूज होते हैं, या फिर मल्टी जो भी हम लोग को याद रहता है, अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ें याद रहती हैं, वहाँ से पूछ लिया है। ठीक है, और जहाँ से भी एनसीईआरटी में है, मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिखा दिया है कि हाँ ये वाले स्टेटमेंट्स कहाँ पर हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन। तो जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर देखते हैं, वहाँ पर जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, वो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कर रहा होता है। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है उसका होगा 4, ए का 4 और ए का 4। पहला मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों में ए का 4 है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, जो रिलैक्सिन है, ये भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में दिया हुआ है कि जो ओवरी है ना, वो रिलैक्सिन को रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, देखियो यहाँ लिखा हुआ है, ए हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। ठीक है, स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का। और वो जो पहला वाला मैंने बताया, द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। फिर कंसेप्चुअल लेवल में हम लोग चले गए, लेकिन इसका बात यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार सा चैप्टर था ये। ओके, तो ओवरी रिलीज करता है रिलैक्सिन। ओके, तो ऑप्शन बी चेक करते हैं, बी का 2 दोनों में है। अब देखते हैं सी का क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये रिलीज किया जाता है पार्स इंटरमीडिया के जरिए, मतलब पार्स इंटरमीडिया जो है इसको रिलीज करता है। ठीक है, और जो कैटेकोलमाइंस है, ये एड्रिनल मेड्यूला इसको रिलीज करता है। देखो यहाँ पर मैंने दिखा भी दिया है, जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है,
पार्स इंटरमीडिया इसको सिक्रीट करता है, पार्स इंटरमीडिया, ओके। और जो एड्रिनल मेड्यूला है वो कैटेकोलमाइंस को सिक्रीट करता है। सारा कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, सी का 1 यानी कि सी का 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब जेनेटिक्स से ये वाला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स वाले चैप्टर से, ठीक है। और उसमें जब हम लोग ह्यूमन जीनोम के सैलेंट फीचर्स को पढ़ते हैं तो बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम 1 हैज़ मोस्ट जीन्स 2968 जीन्स एंड द वाई हैज़ द फ्यूएस्ट जीन्स, ठीक है। और बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन उठा के पूछ लिया है कि किस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, तो क्रोमोसोम 1 में हाईएस्ट होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको क्लैरिफाइड होगा। इस क्वेश्चन की पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ना अबाउट रूबिस्को इज ट्रू, रूबिस्को के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर में जो कैल्विन साइकिल है वहाँ पर लिखा हुआ है रूबिस्को के बारे में, सारा इसका जो फंक्शन है, थोड़ा कंसेप्चुअल है ये भी चैप्टर, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। मैं उसे अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि उसे एक्सप्लेन करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी के लाइन से वाला क्वेश्चन है। मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि कौन सा लाइन है एंड कौन सा उसका करेक्ट आंसर है। तो वहाँ पर जो आरयूबीपी में लिखा है कि दिस रिएक्शन catalyzed by the enzyme RUBP carboxylase which results in the formation of 2 molecules of 3-PGA, ठीक है। तो बोल रहा रूबिस्को के लिए कौन सा ट्रू है, तो इट कैटेलाइजेज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ रूबिस्को, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, उसको हम लोग मेनार्क बोलते हैं। और जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है फिर मेनोपॉज बोलते हैं उसको हम लोग, जब मेंस्ट्रुएशन लास्ट होता है, ठीक है। और एनसीईआरटी का लाइन भी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक टॉपिक है, सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक लाइन है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क। मेनार्क इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एली लिली कंपनी था, ठीक है, उसने किसको यूज़ किया ह्यूमन इंसुलिन आर्टिफिशियली बनाने के लिए, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें बिल्कुल क्लियरली ये बात इंसुलिन वाले टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है, जो दूसरा पार्ट है ना बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें कि जो एली लिली कंपनी है उसने ई कोलाई को लिया था। और अगर हम लोग बायोलॉजी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तब अब तक हम लोग को पता चल जाता है कि ये जो ई कोलाई है ना ये एक बैक्टीरिया है। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी एक जगह में है कि ई कोलाई ए बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला, ये भी बायोटेक्नोलॉजी में लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है ई कोलाई क्या है, बैक्टीरियम है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है एली लिली ने किसको लिया था ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए, तो उसने ई कोलाई को लिया था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि वो क्या था, वायरस था, यीस्ट था, बैक्टीरिया था, क्या था, तो वो एक बैक्टीरिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लियरली, मैंने दोनों स्टेटमेंट के ऊपर दिखा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एनिमल किंगडम से है, राइट। एनिमल किंगडम के अंदर जो कॉर्डेटा जो टॉपिक है ना उसके अंदर में है। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या बोला गया है, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है। एम्ब्रियोनिक पीरियड में ये लोग के पास वर्टिब्रेटा का जो मेंबर्स है उसके पास नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो नोटोकॉर्ड होता है किसके पास, वर्टिब्रेटा के मेंबर्स के पास, कब, एम्ब्रियोनिक पीरियड में। तो जब ये लोग मैच्योर होने लगता है ये लोग का जो नोटोकॉर्ड है ना वो रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम में, किस एडल्ट्स में, ठीक है। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, यानी सारे कॉर्डेट्स में ऐसा नहीं होता, जिसमें होता है उसी को हम लोग वर्टेट्स बोल रहे हैं, ऐसा, ठीक है। इसलिए सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं और सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, एनसीईआरटी का लाइन है, बिल्कुल करेक्ट है। अब बोलता है कि रीज़न दिया है उसका, तो पहले देखते हैं रीज़न सही है कि नहीं, फिर देखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। द मेंबर ऑफ द सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेसेस नोटोकॉर्ड, ठीक है, अभी देखा हमने यहाँ पर। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, ओके। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है और ये इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसीलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा 3rd। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है सेल साइकिल से है, ओके, सेल साइकिल।
सेल साइकिल में जो स्पिंडल फाइबर है ना, जैसे जो भी हम लोग का जो वो क्रोमोसोम रहता है, फिर क्रोमोसोम को स्प्लिट करने के लिए ये जो आता है ना, ये है स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है वो पूछा है। कहीं पर भी डायरेक्टली तो नहीं लिखा है कि उसको सेपरेट करने का काम आता है, लेकिन जब इसका हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा कंसेप्चुअली लेवल में जाते हैं कि काम क्या करता है, तो हम लोग को पता रहता है कि ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने का काम करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस। इसका करेक्ट आंसर होगा टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी के बारे में, मतलब उसके बारे में एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अगेन जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और डिफरेंट साइंटिस्ट का नाम दिया है और उन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में पूछा है, या फिर यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन दो टर्म है, उसका क्या मतलब है उसके बारे में पूछा है। सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, जो अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज है, ठीक है, इन्होंने डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसका कन्फर्मेशनरी टेस्ट देके बता दिया था ठीक से। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4, ओके, 1 का 4। बी का देखते हैं, जो यू क्रोमेटिन है ना, ये लूजली पैक्ड एट एंड लाइट स्ट्रेंड होता है, यानी कि बी का 3 होगा। ए का 4 एंड बी का 3 होगा। और जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को लेकर इसने काम किया था, तो सी का 1 होगा। और ये होता है डार्क या फिर डेंसली पैक्ड और डार्क स्टेन्ड, डी का 2 होगा, यानी कि ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और सारा मैंने एनसीईआरटी में भी यहाँ पर दिखा दिया, आप रीड कर लेना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगेन एक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से है। देख के लग रहा है शायद ये जेनेटिक्स चैप्टर से है, लेकिन जेनेटिक्स चैप्टर से नहीं है। क्लियरली ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर का एक पैराग्राफ है। ठीक है, चलो तो देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो एडिनोसिन है, एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, यानी एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, यानी ए का होगा 3, ए का 3, ए का 3, ए का 3। आगे चेक करते हैं, एडिनाइलिक एसिड। ये जो एडिनाइलिक एसिड है ये एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड, यानी कि बी का होगा 2, बी का 2, बी का 2, यानी 1 और 4 में से कोई आंसर हो सकता है। ये जो एडिनिन है ना, ये एक नाइट्रोजनस बेस है, ओके। और ये जो एलानिन है ये एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, यानी कि सी का 1 और डी का 4, सी का 1 डी का 4, ओके। और ये 1 नंबर तो था ही, हमने चेक कर लिया इसको, ओके। तो इसका फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर, एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया हुआ है और मैंने तुम्हें एक बार एक्सप्लेन भी कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फ्रॉग से है ये क्वेश्चन। फ्रॉग से टोटल 4 क्वेश्चन आए हैं, ये पहला क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे हैं फ्रॉग से रिलेटेड। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा है। इन फ्रॉग द रीनल पोर्टल सिस्टम इज अ स्पेशियस वेनस कनेक्शन दैट एक्ट टू लिंक। अब रीनल नाम सुन के तुम लोग को किडनी याद आता होगा, क्योंकि किडनी से कुछ लेना देना है इसका। ठीक है, रीनल, ठीक है। स्पेशल, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द लिवर एज वेल एज द किडनी एंड द लोअर पार्ट्स, यानी कि लिवर और किडनी विद द लोअर पार्ट्स प्रेजेंट इन द फ्रॉग। ठीक है, क्योंकि अब रीनल बोला है तो हम लोग किडनी को पकड़ेंगे, किडनी एंड द लोअर पार्ट्स है इसका करेक्ट आंसर। ओके, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर एंड बोल के ना दोनों के बारे में बात किया है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, जो लोअर पार्ट और किडनी वाला बात है ना, उसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम, उसी का पूछा हुआ है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका आंसर है आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन अगेन जेनेटिक्स चैप्टर से है, मतलब जेनेटिक्स टॉपिक से है। ठीक है, जो हम लोग का वो होता है, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स होते हैं यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक सेल में, बस उसी का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया और पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सारा कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म, ये गलत है, क्योंकि जो एमआरएनए होता है वो जाता साइटोप्लाज्म में, प्री एमआरएनए नहीं जाता। प्री एमआरएनए तो बिल्कुल एमआरएनए बनने के बाद जाता साइटोप्लाज्म में। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब ए गलत है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, वो गलत है, क्योंकि ए नहीं आना चाहिए। ओके, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सॉन्स, ये बिल्कुल करेक्ट है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स में यूकैरियोटिक सेल का। उसके बाद एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट द 5' एंड ऑफ द HNRNA, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एडिशन ऑफ एडिनिन रेसिड्यूज एट द 3' एंड ऑफ HNRNA, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री RNAs, ये बिल्कुल गलत है। बेस पेयरिंग RNA में होता ही नहीं है, तो ई गलत है, ई गलत है, ई गलत है और ए भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी में सारा कुछ लिखा हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एक्चुअली ना, ये वाला इस टाइप से क्वेश्चन एनसीईआरटी में या इस टाइप का कोई डिटेलिंग एनसीईआरटी में नहीं है, बस पीसीआर का कंसेप्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है और उससे रिलेटेड इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। ये काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस था जो नीट एस्पिरेंट फेस कर रहे थे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक है। लेकिन जिसने भी बायोलॉजी को कंसेप्चुअल लेवल में जाकर के पढ़ा है उसने एग्जामिनेशन हॉल में इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि उसे पता होगा कि जो पीसीआर है उसका काम क्या है, डीएनए को एम्पलीफाई करना उसका काम है। किसका? पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। यानी कि अगर एक डीएनए है, एक साइकिल के बाद वो दो बन जाएगा, ठीक है। एक बार देखते हैं इसे, मान लेते हैं कि मेरे पास एक डीएनए है, राइट, करेक्ट, मेरे पास एक डीएनए है, ओके, और उसे मैंने डाल दिया पीसीआर में, तो एक साइकिल के बाद वो बन जा रहा है 2, एक और साइकिल के बाद वो बन जा रहा है 4, एक और साइकिल में चला रहा हूँ बन जा रहा है 8, और एक साइकिल चला रहा हूँ बन जा रहा है 16। यानी कि 1 का 2 बन रहा है, 2 का 4, 4 का 8 और 8 का 16। मतलब क्या इंटू 2 हो रहा है, सब में इंटू 2 हो रहा है, यानी 2 टू द पावर n के टर्म्स में ये आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर n क्या है? n है यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स। तो 2 टू दी पावर n के फॉर्म में ये आगे बढ़ रहा है। बस इस ट्रेंड को एनालाइज करना था और एग्जामिनेशन हॉल में ही सोचना था, क्योंकि ऐसा कुछ एनसीईआरटी में नहीं था। कंसेप्चुअली आप पढ़ते तब वहाँ पर आप सोच पाते। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये 2 टू दी पावर n, क्योंकि इसी फॉर्म में ये जो है रिएक्शन चलता है पीसीआर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखते हैं कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ये बिल्कुल करेक्ट है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन दिया गया है उसी चीज़ का, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और जो रीज़न है वहाँ पर लिखा है कि द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। क्योंकि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन लोग इसलिए रिलीज करता है क्योंकि कुछ भी चांस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि पॉलिनेशन होगा या नहीं, इसीलिए लोग इतना ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन रिलीज करता है कि कुछ अगर डैमेज भी हो जाए तो कम से कम पॉलिनेशन तो हो ही जाए। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, लेकिन दूसरा ना पहला को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। पहला अपना एक कहानी सुना रहा है, दूसरा अपना एक कहानी सुना रहा है। इसका मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एपीफाइट है जो ग्रो करता है मैंगो ब्रांच के ऊपर, वो किसका एग्जांपल है? ये हम लोग को इकोलॉजी में दिया हुआ है, पहला ही चैप्टर में जब हम लोग कमेंसलिज्म को देखते हैं। जो एपीफाइट है, ठीक है, मतलब ये कमेंसलिज्म वाला प्रॉपर्टी शो करता है। ये एपीफाइट ये क्या करता है ना, मैंगो ब्रांच होता है, सॉरी मैंगो ट्री होता है, उसके ऊपर ये ग्रो करने लगता है और फिर ऊपर आके सनलाइट लेने लगता है। ठीक है, मैंगो ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस इसको सनलाइट लेना है, उसके ऊपर चढ़ के आके फिर सनलाइट को लेता है। ठीक है, मैंगो ट्री को कोई फ़ायदा नहीं आ रहा, लेकिन इसको तो फ़ायदा मिल रहा है, और उसी प्रॉपर्टी को कमेंसलिज्म भी बोलते हैं, प्लस जीरो वाला इसको बोला जाता है। ठीक है, जब आप लोग पढ़ोगे समझ जाओगे। तो ये जो कमेंसलिज्म है, ये इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से, बच्चों का फेवरेट चैप्टर। ओके, तो इसमें जो लास्ट पेज में दिया हुआ है कि जो प्रेगनेंसी होता है, ह्यूमन प्रेगनेंसी जो 9 मंथ तक चलता है, तो आफ्टर एवरी मंथ या आफ्टर एवरी 2 मंथ्स, 3 मंथ्स और 4 मंथ्स में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ में होता है। सारा का जो डिटेलिंग है यहाँ पर दिया हुआ है, और मैंने अपने नोट से कट आउट करके आप लोगों के लिए ईजी हो जाए इसी को मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, आप लोगों को भी बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते एक इस तरह के कंटेंट को डेवलप करना है। ठीक है, ताकि बार बार आप रिवाइज करो तो ऐसे कंटेंट से रिवाइज करो, पूरा पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी में आपको दिखाया, फिर मैं आपको यहाँ बता भी दे रहा हूँ कि आफ्टर 1 मंथ जो है, सबसे पहले हार्ट बनता है बच्चे का, 2 मंथ के बाद लिम्स एंड डिजिट्स बनते हैं, 3 मंथ के बाद मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स बन जाता है, और 5 मंथ के बाद जो होता है बच्चे का फर्स्ट मूवमेंट दिखता है। ठीक है, 6 मंथ के बाद बॉडी जो है कवर्ड होता है फाइन हेयर से, और जो आईलिड्स होता है वो सेपरेट हो जाता है। अब आते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि इन ह्यूमन प्रेगनेंसी, ठीक है, द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ 12 वीक्स। 12 वीक्स मतलब कितना मंथ हुआ? इसका मतलब 4 वीक में 1 मंथ, यानी 12 मंथ, यानी कि 4×3 यानी 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ देखो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स, वही बोल रहा है मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स, वीक में बस बोल दिया, 3 मंथ में मेजर ऑर्गन्स। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 1 है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
फिर बोल रहा है कि मेजर ऑर्गन आर फॉर्म एंड 8 वीक, 8 वीक नहीं, अभी तो हम लोग देखें कि 12 वीक है, तो 8 वीक कैसे हो सकता है, इसका मतलब बी गलत है, बी जहाँ भी उसको काट देते हैं, इसका मतलब 1 और 4 जो है आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं ई को डायरेक्ट, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, इसी को बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन, क्योंकि 1 और 4 ऑलरेडी गलत हो चुका है, अब या तो 2 होगा या 3 होगा, ए दोनों में करेक्ट है, तो डायरेक्ट ई को देख लेते हैं। ठीक है, ई देखते हैं कि ई करेक्ट है या नहीं। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ द हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व इन द 5th मंथ। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड 5th मंथ में होता है, इसका ये भी सही है, इसका मतलब हम लोग को डी भी देखना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप बाय द एंड ऑफ द 2nd मंथ। देखो सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्म होता है, इसका मतलब डी भी करेक्ट है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हर्ट इज फॉर्म आफ्टर 1 मंथ ऑफ जेस्टेशन। देखो आफ्टर 1 मंथ हर्ट बनता है बच्चे का, तो ये भी करेक्ट है। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है, सी है, डी और ई है, ये लोग करेक्ट है। इसका मतलब जो ऑप्शन 2 है इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मुझे एक्सप्लेन करने में भी बड़ा मजा आया, क्योंकि चैप्टर ही इतना मजेदार है। बस इस तरह के शॉर्ट कंटेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, तब आपको मजा आता, नहीं तो मुझे बार बार इसमें से ढूंढ के आपको बताना पड़ता। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस डायग्राम को उठाया गया है। ओके, एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दिया गया है और पूछा है कि इसमें से फोम ब्रेकर कौन सा है। तो जो हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये लिखा रहता है कि फोम ब्रेकर ये वाला है, एंड विथ टाइम हम लोग को ये याद भी हो जाता है। एंड यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ये वाला क्वेश्चन फ्रॉग से है। फ्रॉग का ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने देख लिया था। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी। लेकिन एनसीईआरटी में ये बोलता है कि फ्रॉग जो है ना वाटर में रेस्पायर करता है, स्किन एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बस स्किन का बात तो बोला है, लेकिन बक्कल कैविटी का बात नहीं बोला है। किस में? फ्रॉग का रेस्पिरेशन वाटर में स्किन से होता है, बकल कैविटी से नहीं होता, मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑन लैंड बाय स्किन, बकल कैविटी एंड लंग्स, मतलब लैंड में ये तीनों से वो जो है रेस्पिरेशन करता है। ऑन लैंड, बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स, मतलब एनसीईआरटी में तीनों के लिए दिया हुआ है, यहाँ भी तीनों के लिए बोल रहा है। मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत था, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर। देखो वाटर के लिए तो फॉल्स है, बिल्कुल सही बात। एंड ट्रू फॉर लैंड, एंड ट्रू फॉर लैंड, लैंड के लिए तो ट्रू था ना, ट्रू फॉर लैंड। स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से है। उसके अंदर से जो एड्रिनल मेड्यूला है, जिसका रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी था, एड्रिनल मेड्यूला जो सिक्रीट करता है कैटेकोलमाइंस, ऐसा एक मैच द फॉलोइंग में भी था। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लिया है कि एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, ठीक है, का जो जितने सारे वो है फंक्शंस हैं, इनमें से कौन कौन सा है। ओके, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख लो। दीज हार्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस, ठीक है, प्यूपिलरी डायलेशन, लेकिन यहाँ पर बोला, ऑप्शन में बोला है प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन, गलत है, प्यूपिलरी डायलेशन होता है। ओके, उसके बाद हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, पिलो इरेक्शन करता है, हार्ट बीट का जो कॉन्ट्रैक्शन है ना उसको इंक्रीज, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाता है। ओके, पिलो इरेक्शन को देख लिया मैंने। ओके ओके ओके, इसका मतलब हम लोग का जो बी, सी और डी है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्योंकि ए गलत था और बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर वाले चैप्टर से। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला टॉपिक है उसके अंदर वहाँ से हमें हर साल वहाँ से क्वेश्चन रहते हैं 2-3, और इस बार भी है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है कि सबसे पहले तो रीड करो सारे स्टेटमेंट्स को ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर बोला है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट सब इन सब ऑप्शन में से है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं सारा कुछ एनसीईआरटी में जहाँ जहाँ है मैंने हाईलाइट करके तुम्हें यहाँ पर दिखा दिया है। एक बार मैं रीड करके तुम्हें समझा दूँ तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ओके, पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन्स, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी में भी ये चीज़ दिया हुआ है, देखो, पार्थिनोकार्पी ऑक्सीजन्स टमाटो में करता है, ठीक है। दूसरा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। देखो,
वो ग्रोथ प्रमोशन भी करता है और ग्रोथ इनहिबिशन भी करता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सी स्टेटमेंट में आता है डी डिफ्रेंशिएशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर री डिफ्रेंशिएशन। देखो एक टॉपिक है उसमें, ये फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की थोड़ा बाहर चला गया। सबसे पहले क्या होता है, कोई एक मान लो कोई एक स्ट्रक्चर है जो डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है, फिर वो डी डिफ्रेंशिएट होता है, मतलब एक बार अगर डिफ्रेंशिएट हो गया तो ना ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन फिर से वो ग्रो करने के लिए डी डिफ्रेंशिएट होता है और फिर से री डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है, मतलब फिर से ग्रो नहीं करता है। तो री डिफ्रेंशिएट होने के लिए सबसे पहले डी डिफ्रेंशिएशन होना पड़ेगा। वही बोल रहा है कि डी डिफ्रेंशिएशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर री डिफ्रेंशिएशन, मतलब री डिफ्रेंशिएट होने के लिए ये होना पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, गलत है, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ठीक है, इसका मतलब डी ऑप्शन गलत है, डी गलत है, डी गलत है। अब इन दोनों में से कोई एक सही करेक्ट मतलब करेक्ट आंसर होगा। इसको देखते हैं, ई को सॉरी एपिकल डोमिनेंस प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड्स, गलत है, वो इनहिबिट करता है, प्रोमोट नहीं करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। शायद साइटोकाइनिन जो है प्रोमोट करता है ग्रोथ ऑफ लैटरल बड्स, लेकिन यहाँ पर ऑक्सिन बोल दिया है, ठीक है। एपिकल सॉरी हाँ, ऑक्सिन से रिलेटेड बोला है क्योंकि ऑक्सिन ही है जो एपिकल डोमिनेंस करता है, जो एपिकल डोमिनेंस करता है ना वो ऑक्सिन है। तो बोल रहा है कि एपिकल डोमिनेंस प्रोमोट करता है लैटरल ग्रोथ को, गलत है, वो इनहिबिट करता है। इसका मतलब डी भी गलत है, ई भी गलत है, डी गलत है, ई गलत है, ई गलत है। इसका मतलब सी इज द, मतलब जो 3 ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी में मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस। जब हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ते हैं तो हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं कि एक हार्मोन है, एक नहीं 2 हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस ही बनाता है और वो पिट्यूटरी के जो पार्ट्स नर्वोजा पार्ट है, ठीक है, उससे पिट्यूटरी का, ठीक है, वहाँ से रिलीज होता है, बनाता हाइपोथैलेमस ही है। ओके, तो एनसीईआरटी में सबसे पहले देख लेते हैं कि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट्स नर्वोसा इज ऑल्सो नोन एज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी stores and release 2 hormones called oxytocin and vasopressin which are actually synthesized by the hypothalamus। देखो which are actually synthesized by the hypothalamus, पूछा क्या है, पूछा है वही कि जो एक्चुअली सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस कौन कौन है भाई, वो है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। जिसके बारे में पूछा होगा, देखो वैसोप्रेसिन ही जो हम लोग का वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ठीक है, इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी में है और मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यार ये माइक्रोब्स वाले चैप्टर से है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल है नॉन डिस्टिलेटेड अल्कोहल बेवरेज का जो ईस्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अल्कोहल का एक पैराग्राफ है, उसमें दिया हुआ ये सारी चीज़ें। जो वाइन और बियर है ना वो विदाउट डिस्टिलेशन प्रिपेयर होती हैं, ठीक है। बाकी जो विस्की ब्रांडी एंड रम है वो डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन पूछा भी है, नॉन डिस्टिलेटेड अल्कोहल बेवरेजेस बाय ईस्ट हम लोग को ढूंढना है। वाइन और बियर, बियर दिया हुआ है, वाइन नहीं दिया हुआ। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the pattern of inheritance for polygenic trait, ठीक है। देखो पॉलीजेनिक ट्रेट मतलब कि बहुत सारे जीन्स मिलकर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, जेनेटिक्स से है, ठीक है। देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, बहुत सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी में देखते हैं क्या बोल रहा है कि मेंडल्स स्टडीज मेनली डिस्क्राइब्ड दोज ट्रेट्स दैट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म्स सच एज द फ्लावर कलर विच आर इधर पर्पल और वाइट, बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड देयर आर मेनी ट्रेट्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर ऑकरेंस। तो क्या बोल रहा है कि जब हम लोग मेंडल का स्टडी में देखते हैं कि अगर वो टॉल वाला हाइट को ले ले तो या तो कोई टॉल है या तो वो शॉर्ट है, कुछ बीच का रेंज नहीं है किस में, मेंडल के स्टडीज़ में। लेकिन जब हम लोग रियलिटी देखते हैं तो क्या ऐसा होता है क्या कि कोई इंसान सिर्फ टॉल है, कोई इंसान सिर्फ शॉर्ट है, मीडियम हाइट वाले इंसान भी तो हैं। इसका मतलब और जो हाइट वाला कैरेक्टर है ना, वो जो पीपल का जो हाइट वाला कैरेक्टर है वो कंट्रोल होता है बहुत सारे जीन्स से। हम लोग जब तुम पढ़ोगे वो जेनेटिक्स तो तुमको पता चलेगा कि ऐसे करके बहुत सारे ऑलमोस्ट 3 जीन होते हैं जिससे हम लोग हाइट कैरेक्टर कंट्रोल होता है। इसका मतलब बहुत सारे जीन मिलकर हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब जो हाइट है वो एक पॉलीजेनिक ट्रेट है क्योंकि बहुत सारे जीन मिलकर उसको कंट्रोल कर रहे हैं, राइट, करेक्ट। तो
लेकिन हाइट जो है वो मेंडल के स्टडीज़ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इंसान का हाइट सिर्फ टॉल और शॉर्ट नहीं होता, एक मीडियम रेंज में भी होता है। इसका मतलब पॉलीजेनिक ट्रेट मेंडल को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पर बोला है कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट, तो आंसर होगा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। क्यों? क्योंकि वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो नहीं करता। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये फिर सबका फेवरेट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ गया। इसमें स्पर्म का स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। ओके, तो जो हेड है ना, इसमें जेनेटिक मटेरियल रहता है। ओके, ये हेड है और इसी में न्यूक्लियस है। देखो जेनेटिक मटेरियल हेड में ही है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ओके, ये डायग्राम एनसीईआरटी से ही है। तो हेड का हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल, यानी कि ए का 4, ए का 4, ए का 4, और देख रहे हैं कि बी का 3 है। ठीक है, तो फिर हम लोग अभी बी नहीं पढ़ना, सीधा हम लोग सी पढ़ेंगे। बी का 3 देख लेते हैं। हाँ, मिडिल पीस में एनर्जी, मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। ओके, पढ़ते हैं एक्रोजोम। ठीक है, जो यहाँ पर रहता है। ओके, इसमें रहता है पता है क्या, एंजाइम्स। तो सी का 1, सी का 1, ऑप्शन 3 लग रहा है आंसर है। डी, डी का 2 है स्पर्म मोटिलिटी। जो टेल है ना, स्पर्म मोटिलिटी के लिए काम आता है। ओके, यहाँ पर दिया भी होगा, टेल दैट फैसिलिटेट द स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, ठीक है, यहाँ से था। एंड इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया 3। ओके, आई थिंक तुम सब लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी में दिखा दिया, तुम्हें एक बार एक्सप्लेन भी कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर से है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, हाँ उसी चैप्टर से है ये। उसमें एक्टिनोमॉर्फिक और जैगोमॉर्फिक 2 टर्म दिया हुआ है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम लोग रेडियली कट कर पाएंगे उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, और जैगोमॉर्फिक जो सिर्फ एक ही तरफ से कट होगा, एक ही प्लेन से 2 इक्वल हाफ में कट होगा, वो हो गया जैगोमॉर्फिक। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो जाइगोमॉर्फिक के अंदर दिया हुआ है पी, गुलमोहर, बीन, केसिया। विथ टाइम तुम लोग जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। बहुत सारे ट्रिक्स एंड निमानिक्स होते हैं इन सब चीज़ों को याद करने के लिए, तो उसका तुम लोग टेंशन मत लो। तो एनसीईआरटी में ये चीज़ दिया हुआ है कि पी है, पहला ही ऑप्शन उठा के पूछ लिया है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है, तो जब हम लोग विथ टाइम बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो बहुत सारी जगह ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला टर्म आता है। सबसे पहले तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है, फिर इकोलॉजी में भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सारी जगह से मैंने कट आउट करके जो है निकाल लिया कि एनाबेना, नॉस्टक, ऑसिलेटोरिया, ठीक है, ये लोग करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, और ये जो एजोटोबैक्टर हैं ये लोग भी करते हैं। ठीक है, एजोटोबैक्टर, ऑसिलेटोरिया, एनाबेना और नॉस्टक ये लोग तो करते हैं, लेकिन ये जो वॉल्वॉक्स है ना ये नहीं करता। ये वॉल्वॉक्स है ग्रीन एल्गी का एग्जांपल जो प्लांट किंगडम में दिया हुआ है एल्गी के अंदर। ओके, तो ये ना वो नहीं करता, नाइट्रोजन को फिक्सेशन नहीं करता, इसीलिए डी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए कि कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन मतलब उसका अपना जो इलाका है वहाँ से निकाल के उसको फिर हम लोग सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जूस में होता है एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बना के जानवरों को वहाँ ला के रखते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स में भी वही होता है, बाहर से ला के फिर उसको स्टोर करके एक जगह में रखते हैं। तो ये तो है, प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, नेशनल पार्क हो गया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये तीनों इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, पूछा है ex-situ, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, और यहाँ पर दिया भी है जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, ex-situ कंजर्वेशन के अंदर एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ है। ओके, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो
तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर से ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब से सारे स्टूडेंट्स को ऐसे वाली चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। जब हम लोग इकोलॉजी यूनिट पढ़ते हैं, स्टार्टिंग वाला जो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन है उसमें रामदेव मिश्रा, अच्छा अगर आपने बहुत सारे टेस्ट दे रखे हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाता, क्योंकि थोड़ा सा फेमस टाइप का क्वेश्चन है ये। रामदेव मिश्रा बहुत सारे टेस्ट में घूम भी रहा था, ठीक है, एलन और आकाश जैसे टेस्ट में बायोलॉजी के पेपर के अंदर। ओके, तो रामदेव मिश्रा इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ये एनसीईआरटी का ही जो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन है वहाँ से उठाया है, और क्वेश्चन भी वही पूछ लिया कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, और इसका आंसर हो जाता रामदेव मिश्रा। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आते हैं इस क्वेश्चन में। ये जेनेटिक्स जो पार्ट 2 है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। वहाँ पर एक टॉपिक है आरएनए वर्ल्ड, और ऑलमोस्ट पूरा पैराग्राफ को ही उठा के पूछ लिया गया है, सेम टू सेम लैंग्वेज यूज़ कर लिया गया है। तो मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपको एक बार में पढ़ के समझना होगा। इसके लिए आपको एनसीईआरटी को बार बार पढ़ के इन सब लाइन से जो है ना वाकिफ़ होना पड़ेगा। चलिए आइए पढ़ते हैं लाइन्स को कि यह करेक्ट है या नहीं, वही पूछा गया है दोनों स्टेटमेंट। ओके, इन RNA world, RNA is considered as the first genetic material evolved to carry out essential life processes. RNA act as a genetic material and also act as catalyst for some important biochemical reactions in living system. Being reactive, RNA is unstable. देखो अनस्टेबल, यहाँ से द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, सारी पॉइंट्स यहाँ जो मैंने येलो से हाईलाइट किया यहाँ पर लिखा है। एंड जो स्टेटमेंट 2 है, DNA evolved from the RNA is more stable, सही बात है, more stable genetic material. Its double helical strands being complementary resist changes by evolving pairing mechanism, ठीक है, repairing mechanism, ओके, ठीक है। देखो resist changes क्योंकि उसका evolving a process of repair है, सारा चीज़ यहाँ पर मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, सब कुछ एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठाया गया है, इसीलिए हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। सॉरी, ये तो नहीं है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ओके, ये वाला हो जाएगा इनकरेक्ट नहीं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट, ओके, ये वाला क्वेश्चन अगेन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से है। पहला बोल रहा है कि जो ट्रांसफर आरएनए है ना, यानी कि टीआरएनए की बात कर रहा है, टीआरएनए है ना, टीआरएनए एंड आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विद एमआरएनए। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ट्रांसलेशन का प्रोसेस देखते हैं, यहाँ पे एमआरएनए होता है, इस राइबोसोम का जो अंदर होता है ना स्ट्रक्चरल फॉर्म में आरआरएनए होता है, तो यहाँ आरआरएनए हो गया, यहाँ पर एमआरएनए है, और यहाँ पर टीआरएनए भी है। तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहा है ट्रांसलेशन के वक्त, और ये लोग बोल रहा है कि टीआरएनए एंड आरआरएनए डू नॉट इंटरेक्ट। गलत स्टेटमेंट, वो लोग इंटरेक्ट करता है। करेक्ट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। देखते हैं स्टेटमेंट 2। आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन कहा गया इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है, और ये सब लाइन ना जब आप टेस्ट भी देते हो तो ये सब लाइन आपके मतलब टिप्स में हो जाती हैं, क्योंकि टेस्ट में भी हाई वेटेज लाइन से हाई वेटेज पैराग्राफ्स को ही उठाया जाता है हमेशा, खास करके एलन और आकाश जैसे टेस्ट में। ओके, तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। बस वही चीज़ कि जो स्टेटमेंट 2 है ना वो करेक्ट है, क्योंकि जो आरएनए आई है सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में देखे जा सकते हैं as a method of cellular defense, यानी statement 1 is incorrect and 2 is correct. Second option is the correct answer of this question. हाँ, ये एक match the following type of question again है। ओके, जब हम लोग वो excretion वाला चैप्टर देखते हैं, या फिर मतलब थोड़ी सी चीज़ें वहाँ पर भी है, लेकिन जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है ना वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो जो हार्ट है वो ANF रिलीज़ करता है, यानी वो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर को रिलीज़ करता है। ओके, यानी कि ए का हो जाएगा 3, ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। बस पहला से ही मिल गया हम लोगों को। बाकी एनसीईआरटी में सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ओके, ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग को अपना आंसर मिल गया है। ये वाला क्वेश्चन एनिमल किंगडम चैप्टर से है। ठीक है, उसमें बस साइक्लोस्टोमाटा का एक बेसिक सा प्रॉपर्टी पूछ लिया पहले ही लाइन से, जो साइक्लोस्टोमाटा में दिया हुआ कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर एक्टोपैरासाइट। ठीक है, बस यही पूछ लिया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर एक्टोपैरासाइट। कितना आसान क्वेश्चन है, करेक्ट। तो बस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये अगेन माइक्रोज वाले चैप्टर्स में माइक्रो वाले चैप्टर में ये वाला पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इस टॉपिक के अंदर एक पैराग्राफ में यहाँ पर, कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है ना वो क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है, ठीक है, रिमूव क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। ओके, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोल ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम इन इखाइनोडर्म्स, ठीक है, बस जो इखाइनोडर्मेटा टॉपिक है, अगेन ये एनिमल किंगडम चैप्टर से है, वहाँ पर लिखा हुआ है वास्कुलर सिस्टम का क्या क्या काम है, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसफर ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, कैप्चर एंड ट्रांसफर ऑफ फूड। बस ये वाला प्रॉपर्टी दिया है, ये वाला प्रॉपर्टी दिया है, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ए और सी जो है करेक्ट है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपको एनसीईआरटी में भी दिखा दिया है, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो अब तक हम लोग जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, या तो वो स्टेटमेंट वाले हमें दिखे, और या तो मैच द फॉलोइंग दिखे, असर्शन रीजन दिखे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो टाइम टेकिंग है, और इसीलिए बायोलॉजी का पेपर जो लेंदी था, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल भी था, लेकिन लैंग्वेज भी अच्छा थोड़ा पूछा है, लेकिन पेपर लेंदी तो है ना। मतलब जो सिर्फ एक आंसर वाले क्वेश्चन है, मतलब देखते ही टिक हो जाए, वैसे बहुत सारे कम है। ऐसे हम लोग को सारा में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है कि मैट्रिक्स मैच है तो उसमें देखना पड़ रहा है, स्टेटमेंट है तो बार बार पढ़ना पड़ रहा है। दैट इज़ द थिंग, वही पेपर को लेंदी बनाता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये प्लांट किंगडम वाले चैप्टर से है मैट्रिक्स मैच, बस एग्जाम्पल पूछ लिया है कि किसका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल जब हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग को पता रहता है सब कुछ। तो टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल देखो, टेरिडोफाइट सेल्विनिया है उसका एग्जाम्पल, यानी कि ए का 4, बी का 3 पहले से हम बी को चेक नहीं करेंगे। सी में आते हैं एंजियोस्पर्म सैल्विया, सी का 1, और डी का जिम्नोस्पर्म हो गया जिंक को, और जो टेरिडोफाइट्स था पॉलीट्राइकम, ये रहा ब्रायोफाइट्स का, ठीक है, पॉलीट्राइकम। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन अगेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से है। इससे पहले भी कैंसर से ही क्वेश्चन था, और ये वाला क्वेश्चन भी कैंसर वाले टॉपिक से ही है, ठीक है। ये कैंसर डिटेक्शन से है, वो कैंसर के इंट्रोडक्शन से वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये कैंसर के डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस से एक लाइन उठाया है, और एक लाइन उठाया ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर से। मतलब एक डायग्नोसिस से पता करें कैसे कैंसर है या नहीं, और दूसरा कि अगर कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट भी करें। ये दोनों स्टेटमेंट से उठाया है। ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार होता है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जब हम लोग पहला स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। बिल्कुल करेक्ट लाइन है, एनसीईआरटी में ये चीज़ दिया हुआ है। ओके, जब हम लोग सी नंबर ऑप्शन को पढ़ते हैं, अल्फा इंटरफेरन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट्स इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यानी कि ए एंड सी आर करेक्ट। ये सब कुछ गलत स्टेटमेंट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, एनसीईआरटी में मैंने आपको हाईलाइट करके भी दिखा दिया है इन सब जगहों में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से है। बस एक ही क्वेश्चन उस चैप्टर से आया, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया उस चैप्टर से। इस क्वेश्चन में आईवीएफ जो है, हम लोगों को उस चैप्टर में आईवीएफ के बारे में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन उसके एप्लीकेशन से है कि आईवीएफ का क्या क्या ड्रॉबैक्स है, ठीक है। व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन एडॉप्शन ऑफ द आईवीएफ मेथड, ठीक है। तो चलो और देखते हैं। तो क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में नहीं है, ओके, कुछ पॉइंट्स हैं भी, जैसे एडॉप्शन वाला पॉइंट है, लेकिन बहुत सारे मतलब मेजर ऑफ द पॉइंट्स यहाँ पर नहीं है। ये ड्यूटी बनती है उस टीचर का जो आईवीएफ आपको पढ़ाता है, और आपको इतने डिटेल में पढ़ाता है, उसके आसपास की चीज़ें को डिस्कस करता है, उसके ड्रॉबैक्स को डिस्कस करता है, और उसके जो मतलब प्रोज एंड कॉन्स है उसको भी डिस्कस करता है। तब जाकर के आप इस लेवल में पहुंचते हो कि आप ऐसे क्वेश्चंस को भी टैकल करो जो आईवीएफ टॉपिक सिलेबस में है, लेकिन उसका एप्लीकेशन से आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है, राइट। चलिए आइए पढ़ते हैं ऑप्शंस को और देखते हैं क्या हम लोग उसको सोच पा रहे हैं कि हाँ आईवीएफ का क्या क्या ड्रॉबैक हो सकता है। तो पहला ऑप्शन जो हम लोग पढ़ते हैं कि हाई फैटेलिटी रिस्क टू मदर, ऐसा नहीं होता कोई, मतलब फैटेलिटी रिस्क टू मदर तो नहीं होता कम से कम आईवीएफ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी में आते हैं कि एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन एंड रीएजेंट्स, ठीक है। हाँ, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एनसीईआरटी में लाइन भी है, और ये इसका ड्रॉबैक भी है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है तो सब इसको जो है वो नहीं कर पाते, मतलब करा नहीं पाते इसको। ओके, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन
तो बी है मोटा मोटी 3 ठो में। ओके आगे बढ़ते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, बिल्कुल गलत है। डोनर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हस्बैंड और वाइफ ही डोनर हो। तो सी ऑप्शन भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 गलत ही हो गया, क्योंकि सी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं। लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, हाँ ये भी एक ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर सब आईवीएफ कराने लगे तो फिर ऑर्फन्स को कौन अडॉप्ट करेगा, यानी कि लेस एडॉप्शन होगा, यानी कि ये भी करेक्ट है। और ई नॉट अवेलेबल इन इंडिया एकदम गलत है, इंडिया में मतलब अवेलेबल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में आता है कि पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, हाँ ये एक करेक्ट है। ये देख मतलब कोई अगर डिस्कशन भी कर लेना तो फिर भी इस ऑप्शन में फंस सकता है, लेकिन जब हम लोग सी को हम लोग पता कर ले कि सी गलत है, तो सी गलत है, सी गलत है, सी गलत है, और हम लोग आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से, अगेन बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है, तो बच्चे बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला जो डायग्राम है ना, इसको थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया गया एनसीईआरटी में, बस मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया। इस टॉपिक से है ये क्वेश्चन। तो चलिए आइए पहले ऑप्शंस को पढ़ते हैं कि द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल, है ना, गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल, बिल्कुल सही बात है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जो फीमेल में गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आते हैं दूसरे स्टेटमेंट में, द गैप बिटवीन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके ओके, क्योंकि मेल्स में साथ साथ में हो जाता है, लेकिन फीमेल्स में गैप होता है। ओके चलते हैं नेक्स्ट में। द फर्स्ट पोलर बॉडी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी oocyte, गलत है, सेकेंडरी oocyte होगा। LH या फिर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सर्ज लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ, ये भी गलत है, ठीक है। तो जो ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि A एंड B आर ट्रू। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 134 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्लांट किंगडम चैप्टर से है। जब हम लोग प्लांट किंगडम के अंदर ब्रायोफाइट्स को पढ़ते हैं, ओके, तो वहाँ पर जो गैमा है ना, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली बहुत अच्छे से इसके बारे में मेंशन किया हुआ है, मैंने हाईलाइट करके दिखा भी दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये वाला क्वेश्चन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर से है। इसमें गोल्जी एपरेटिस के बारे में बोला है, तो देखते हैं कि क्या असर्शन रीजन करेक्ट है या क्या है। असर्शन बोल रहा है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी apparatus is to package materials made by the endoplasmic reticulum and deliver it to the intracellular targets and outside the cell, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पढ़ते हैं रीजन को। vesicles containing materials made by the endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and they are modified and released from the trans phase of the Golgi apparatus, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये स्टेटमेंट ना इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों आप एक दूसरे को सही एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कहानी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो ऑप्शन 4 है ना, वो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन रहा है नीट एस्पिरेंट जो कि लाइव बैठ के नीट 2025 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि ऐसी चीज़ों को बार बार फ्रिक्वेंटली नहीं पढ़ते हैं या फिर नहीं ही पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, जो सेल वाला यूनिट है ना, उसके इंट्रोडक्शन में जो दिया रहता है पैराग्राफ, वहाँ से है, वहाँ पर लिखा था कि फिजियोकेमिकल अप्रोच होता है स्टडी अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ऐसा एक लाइन लिखा है, और उसी को उठा के क्वेश्चन पूछ लिया है। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी तो होगा जब फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये वाला उसका सही स्टेटमेंट होगा, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला है ना, उसका इंट्रोडक्शन में जो पैराग्राफ है वहाँ पर है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आफ्टर मैच्योरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स द lymphocytes migrate for interaction with the antigens to secondary lymphoid organs tissues like, ठीक है। तो बोलते हैं कि जब वो लोग मैच्योर हो जाते हैं तो फिर इंटरेक्शन के लिए कहाँ पर जाता है, तो आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हैं, पेयर पैचेस, लिम्फ्स, स्प्लीन, बोन मैरो, लेकिन थाइमस नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो होगा BCDE। ओके
बी, अच्छा बी भी बोन मैरो है, बी भी नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, डी और ई, क्योंकि यहाँ पर तो लोग मैच्योर हो रहे हैं, बाकी बाकी काम यहाँ पर हो रहा है, लड़ाई वगैरह जो हो रहा है एंटीजन के साथ यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर तो लोग मैच्योर ही हो रहे हैं, पूछ ही रहे आफ्टर मैच्योरेशन, मैच्योर इस सब जगह में हो रहे हैं। तो सी, डी एंड ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको एनसीईआरटी में भी दिखा दिया यहाँ पर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है इकोलॉजी वाले पोर्शन से है, ठीक है, जो लास्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर इकोलॉजी के अंदर, वहाँ से वाला क्वेश्चन है। 4 अलग अलग जगह से पैराग्राफ से उठा के एक मैच द फॉलोइंग बना दिया गया है। तो जो एविल क्वाड्रेट है ना, ये कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज एविल क्वाड्रेट, ठीक है। ए का हो गया 3, ए का 3, ए का 3, ए का 3, ए का 3, चारों में ए का 3 है, कोई बात नहीं। जो XC2 कंजर्वेशन, अगेन इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम लोग XC2 से देख चुके हैं, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से देख रहे हैं। XC2 कंजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन, XC2 कंजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन, बी का 1, बी का 1, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। जो लेंटाना है, लेंटाना वो एलियन स्पीशीज इन्वेजन के अंदर है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है ये एक्चुअली। तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन सी का 2, सी का 2, और जो डोडो है वो एक्सटिंक्ट हो गया था, तो वो एक्सटिंक्शन के अंदर आ गया। डी का 4, डी का 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। एनसीईआरटी में भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी माइटोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन need to occur for the development of a mature female gametophyte from the megaspore mother cell in an angiosperm plant, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, एक मेगास्पोर मदर सेल होता है, उसमें मियोसिस होता है, तो उससे 4 बनता है, फिर 3 डीजेनरेट हो जाता है, कोई एक फंक्शनल होता है। तो एक मियोसिस तो हो गया, एक मियोसिस हो गया, एक मियोसिस हो गया, ओके, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ओके। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक मियोसिस से 4 फर्दर मेगास्पोर्स बने, जिससे 3 डीजेनरेट हो जाता है और एक बचता है। इसमें फर्दर 3 माइटोसिस होता है, ठीक है। फिर 3 माइटोसिस के बाद ये 8 न्यूक्लिएट में बदल जाता है, ठीक है, 8 न्यूक्लिएट में ये बदल जाता है, ओके। तो एक मियोसिस और 3 माइटोसिस, एक मियोसिस और 3 माइटोसिस इज द करेक्ट आंसर बोला है। उसके बाद ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट हो जाता है, ठीक है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट हो जाता है, उसके बाद ये मैच्योर हो जाता है, तभी के लिए पूछ रहा है, ओके। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन अगेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर से है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि जो इनेट इम्यूनिटी वाला टॉपिक है ना, उसके अंदर ही सारा कुछ डिटेलिंग में अच्छे से दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है और प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है, ठीक है, वो होता है इनेट इम्यूनिटी। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बहुत ही आसान लैंग्वेज में एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। इनेट इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक, है ना, दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, पहला ही लाइन से पूछ लिया क्वेश्चन, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज़ इनक्लोज्ड फिग वास्प इन इट। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है अभी तक, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, करेक्ट, एनसीईआरटी में इसका डिटेलिंग नहीं दिया गया है। तो ये बिल्कुल प्योर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, प्योर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्योंकि इसका डिटेलिंग नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में। ये क्वेश्चन उन लोगों को नहीं पूछना चाहिए था, फिर भी उन लोगों ने पूछ लिया बच्चों को परेशान करने के लिए, ठीक है। तो चलो फिर भी देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है fig was and fig tree exhibit mutual relationship as fig was complete its life cycle in the fig, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से है। इसमें जो वो लेयरिंग दिया हुआ है ना मेगास्पोरेंजियम का, उससे है जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम का, वो है टेपिटम, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मेगास्पोर मदर सेल को, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट को। सेल्स ऑफ द टेपिटम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है और ये इनकरेक्ट भी है, ठीक
ठीक है, इस स्टेटमेंट को भी वो लोग को नहीं देना चाहिए था क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं, और ऐसा लग रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट है लेकिन ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट क्योंकि एनसीईआरटी में है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से राइबोसोम्स वाला जो टॉपिक है ना उसके अंदर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो यूकैरियोट्स है उसके अंदर का जो राइबोसोम है ना वो 80S होता है, जो 60S और 40S से मिलके बना होता है, और 70S होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, जो 50S और 30S सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, राइट। तो अब पढ़ते हैं हम लोग स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट 1 है द यूकैरियोटिक राइबोसोम है ना आर 80S एंड प्रोकैरियोटिक आर 70S, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स, ये भी सही बात है भाई, 2 सब यूनिट होता है उससे मिलकर एक बनता है, ओके। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S आर 60 एंड 40 वाइल दैट ऑफ 70 आर 50 एंड 30, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी करेक्ट है। यानी कि ए बी सी तीनों करेक्ट है, और ए बी सी वाला ऑप्शन एक ही है, इसके बाद वाला दोनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये वाला जो है ना अगेन वो कोफैक्टर जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, कोफैक्टर वाला टॉपिक, उसके अंदर का ये क्वेश्चन है, ओके। कोफैक्टर वाले टॉपिक का ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि हीम जो है ना किसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। इसमें से तो इसमें से जो कैटेलेज है ना, जो हम लोग वहाँ पर देखते हैं एनसीईआरटी में भी मेंशन है, एक सेकेंड, हाँ, जो कैटेलेज है ना, विच कैटेलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2, ये वाली चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, टू वाटर एंड ऑक्सीजन। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो हीम है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप किसका, कैटेलेज एंजाइम का, कैटेलेज, ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the name of the blood vessel that carries deoxygenated blood from the body to the heart of the frog? ये frog का तीसरा क्वेश्चन है भाई साहब। frog ने तो बिल्कुल मचा के रखा है पेपर में, अब तक तीसरे बार हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है, ओके। एक सेकेंड, हाँ। A triangular structure called the sinus venosus joins the right atrium. It receives blood through the major veins called vena cava. और वेना कावा के बारे में पूछा कि कौन डीऑक्सीजन ब्लड को रिसीव करता है, तो वेना कावा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन प्लांट किंगडम चैप्टर से है ना। टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल के ऊपर जो है ऐसे स्टेजेस बना के क्वेश्चन पूछ लिए हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। लेकिन जैसे ये वाला ना एक स्पेसिफिक टॉपिक भी दिया होता पुराने एनसीईआरटी में, लेकिन क्योंकि थ्योरी में अभी भी अवेलेबल था तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। थ्योरी में इसके सारे स्टेजेस को डिस्कस किए गए हैं, आओ एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लाइफ स्टेजेस में क्या होता है कि मियोसिस होता है स्पोर मदर सेल में, ठीक है। मियोसिस होता है ना, फिर स्पोर्स बनता है, ओके। वो स्पोर्स डेवलप होता है प्रोथैलस स्टेज में, ठीक है। फिर आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोथैलस स्टेज से गैमेटोफाइट बनता है और इसमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का जो होता है ना वो फॉर्मेशन होता है, ओके, ठीक है। आर्किगोनिया और इसका फॉर्मेशन हो गया एंथ्रीडिया का। फिर इनमें एंथ्रोजॉइड और आर्किगोनिया बनता है तो ये दोनों का ट्रांसफर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। फिर होता है फर्टिलाइजेशन। ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, ओके। एनसीईआरटी में एज थ्योरीज ये दिया हुआ है, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वही वाला टॉपिक है जो मैंने ऊपर में समझाया था कि एक बार और आएगा, वो प्लाज्मिड वाला जो ब्लू कलर कॉलोनीज था, वाइट कलर कॉलोनीज था, सेम कॉन्सेप्ट पे है। सीधा हम लोग स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, ये वाला को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। The blue colored colonies have DNA insert in the plasmid and they are identified as the recombinant colonies। गलत है, blue colored colonies नहीं, white colored colonies होगा। उस क्वेश्चन में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। The colonies without the blue color have DNA insert। yes, क्योंकि ब्लू कलर नहीं होगा तभी पता चलेगा कि हम लोग का DNA आ चुका है, ठीक है। इन द प्लाज्मिड एंड आर आइडेंटिफाइड एज द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, ये बिल्कुल करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोब्स वाले चैप्टर से। क्वेश्चन ने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोब इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जो माइक्रोब यूज़ होते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड बनाने के लिए जो देखते हैं हम लोग, बिल्कुल जनरल सा पता होता है सबको। सैक्रोमेसिस सेरेवेसिया जो है ये बेकर्स ईस्ट है, और प्रोपायनी बैक्टीरियम शर्मानी ये भी रॉकफोर्ट चीज़ बनाने के लिए काम आता है, सॉरी स्विस चीज़ बनाने के लिए काम आता है। ओके, स्विस चीज़ बनाने के लिए काम आता है, मतलब हाउस होल्ड में इसका तो काम है, यानी लैक्टोबैसिलस का काम है, सैक्रोमेसिस सेरेवेसिया का काम है, प्रोपायनी बैक्टीरियम शर्मानी का काम है, लेकिन एस्परजिलस नाइजर और ये क्या नाम है इसका, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये दोनों का काम नहीं है। ए और सी का, ए एंड सी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी में मैंने आपको यहाँ पर भी दिखा दिया। ठीक है, साथ साथ में हम लोग एनसीईआरटी भी देखते जा रहे हैं ताकि हम लोग को पता चले कि जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं वो एनसीईआरटी से हैं, और जो 3-4 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे वो क्वेश्चन आ जा रहा है कि एनसीईआरटी में इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, बस वो टॉपिक है उससे रिलेटेड करके पूछ लिया थोड़े से बाहर से। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हुए ही आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से है। ठीक है, जब हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस को देखते हैं, सेम इसी पैराग्राफ से एक और क्वेश्चन ऊपर भी था। ऐसा बहुत सारा जगह हुआ है कि एक ही टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिले हैं। ये ऐसा तीसरा टॉपिक है जो एक ही पैराग्राफ से 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इज पॉसिबल वाया आरएनए इंटरफेरेंस बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये एक आरएनए इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म होता है, जब हम लोग सीख जाते हैं कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्यों होता है। लेकिन अभी हम लोग बस इस क्वेश्चन को देखने के लिए एनसीईआरटी से देख लेते हैं कि डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से है। ओके, इसमें बोल रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में कॉम्प्लेक्स 2 है ना, उसका नाम क्या है, बस सिंपली इतना ही पूछ लिया है। तो जो कॉम्प्लेक्स 2 है उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। वहाँ पे और भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4, सबके अलग अलग नाम है, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 का नाम पूछा था, तो कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन जब आप एक अच्छे टीचर से पढ़ते हो तो आपको ये सारी चीज़ें भी सुनने को क्लास में मिल जाती हैं। तब जाके जब ऐसे क्वेश्चंस को आप टैकल करते हो तो आपको वो वाली चीज़ याद आती है कि अच्छा हाँ, ऐसा सुना तो है, और वो करेक्ट भी होता है क्योंकि टीचर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, While trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with the presence of mesodermal tissue towards the body wall. ठीक है, मतलब मेसोडर्मल टिश्यू टुवर्ड्स द बॉडी वॉल तो है, लेकिन कोई भी मेसोडर्मल टिश्यू नहीं है एलिमेंट्री कैनाल के तरफ। तो ये अगर इंसान का बॉडी है और ये उसका एलिमेंट्री कैनाल है, तो बॉडी वॉल की तरफ तो मेसोडर्म है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल की तरफ मेसोडर्म नहीं है। ठीक है, मेसोडर्म नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीडोसिलोमेट। डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में तो ऐसे पाउचेस को बोला गया है सीडोसिलोमेट। ठीक है, लेकिन जब आपका टीचर डिस्कस कर रहा होता है तो ये वाली चीज़ जरूर बताता है कि ऐसे वाली चीज़ों को भी सीडोसिलोमेट ही बोलते हैं। इसका आंसर है 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से ये वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, उस चैप्टर से और भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे, फिर भी इतना बेसिक सा क्वेश्चन उन्होंने बनाया। चलिए कोई बात नहीं, शायद ऐसे बेसिक डिटेल्स ही हैं जो बच्चों के माइंड से स्लिप हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि ये जो प्लस वाला साइन है ना, जैगोमॉर्फिक के लिए है, नहीं एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है। ये वाला प्लस वाला साइन जो है ना, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब प्लस वाला साइन हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक के लिए दिखाते हैं। ओके, ये प्लस वाला साइन एक्टिनोमॉर्फिक के लिए दिखाते हैं। ओके, एंड जो जी के नीचे जो ये डैश होता है ना, ये सुपीरियर ओवरी को दिखाता है, इन्फीरियर ओवरी को नहीं। पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एनसीईआरटी में मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये इकोलॉजी वाले पोर्शन से, इकोसिस्टम चैप्टर से है ये। ओके, in ecosystem there is a unidirectional flow of energy of sun from producer to consumer। बिल्कुल करेक्ट है। एलन जैसे टेस्ट में ऐसे जो स्टेटमेंट्स है बिल्कुल फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और एनसीईआरटी में भी ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल दिया हुआ है। ओके, और जो स्टेटमेंट 2 है, इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये गलत है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे बोला है कि एग्जेम्प्ट है, गलत है।
वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है हम लोग इकोसिस्टम, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके 153 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, राइट। चलते हैं 154 में। ओके ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में, मतलब ये वाला ग्रॉस वाला जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, उसी पैराग्राफ से है। ये चौथा क्वेश्चन है जिसमें एक ही पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन है। आप सोचिए जो क्वेश्चन को बैठ के बना रहा होगा, पता नहीं क्या चल रहा है उसके माइंड में, एक ही पैराग्राफ को पकड़ रहा है और 2 क्वेश्चन बना दे रहा है। ये चौथा केस है मतलब 4 पैराग्राफ से 8 क्वेश्चन, समझ पा रहे हो? एक ही पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन, ये चौथा केस है जब हम लोग ऐसा देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है जो प्रोडक्टिविटी है ना उसका यूनिट क्या है, तो प्रोडक्टिविटी का यूनिट होता है ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। इसमें ये वाला दिया हुआ है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन 154 का 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से है, ठीक है। और ये सेम कॉन्सेप्ट एक्चुअली वहाँ भी दिया हुआ है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है कि इन द सीड्स ऑफ सेरल्स द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रायो बाय अ प्रोटीन रिच लेयर, उसको हम लोग एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। जो एल्यूरोन लेयर होता है, ठीक है, वो प्रोटीनिशियस लेयर होता है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रोटीनिशियस लेयर, एल्यूरोन लेयर, और इसका आंसर हो गया एल्यूरोन लेयर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर से है। इसमें जो क्लोरोफिल ए है उसको उसमें जो पिगमेंट है वो कौन से कलर का है, बस उस पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल ए है उसके अंदर देखिए क्या पिगमेंट होता है, एनसीईआरटी में पहले हम लोग देख लेते हैं। क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन यानी कि ए का 3 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। ओके, बी को चेक करते हैं। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन यानी कि बी का 1 होगा, बी का 1 ऑप्शन नंबर 4। जैसे हम लोग को यहाँ मिल जाता है कि ए का 3 और बी का 1, और हम लोग आगे चेक नहीं करना, ठीक है। हम लोग ऑप्शन 4 को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यही टेम्परामेंट होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाकी सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हु प्रपोज द जेनेटिक कोड फॉर अमीनो एसिड, लाइक अमीनो एसिड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। मतलब किसने बोला था कि अमीनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होगा। बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है ये, जेनेटिक्स चैप्टर से है, ठीक है। जॉर्ज गमाओ एक फिजिसिस्ट था जिसने ये बात बोला था कि जो हम लोग अमीनो एसिड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिस्टोन्स आर रिच्ड विथ, ठीक है। ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी दिया हुआ है और जेनेटिक्स में भी दिया हुआ है कि जो हिस्टोन्स है ना आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज लाइसिन और आर्जिनिन। बस इसका आंसर हो जाएगा 3, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग, ठीक है। एक्चुअली ये ना एक जगह में कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है कि कौन कौन सा एसेंशियल नहीं है जीन क्लोनिंग के लिए, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है जीन म्यूटेज, डीएनए म्यूटेज, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एसेंशियल नहीं है, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर डी है डीएनए रिकॉम्बिनेज, इसकी भी ज़रूरत नहीं है जीन क्लोनिंग के लिए। और ऑप्शन नंबर 3 सी एंड डी जो है इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, डीएनए लाइगेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, ये सब की ज़रूरत होती है। इसलिए 160 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 161, a specialized membranous structure in prokaryotic cell which help in cell wall formation, है ना, DNA replication and respiration is। तो जब हम लोग एनसीईआरटी को सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ते हैं वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो मीजोजोम है ना वो इन सब चीज़ों को करने में मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन को, सेल वॉल फॉर्मेशन को। किस में? प्रोकैरियोटिक सेल में। मीजोजोम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनसीईआरटी में भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162 पूछ रहा है कि विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो सिग्मा फैक्टर होता है वो इनिशिएशन के लिए जिम्मेदार होता है, और जो रो फैक्टर होता है ना वो टर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो ये रो होगा। काफ़ी सिंपल सा ये क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो मैंने आपको दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 163,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉग। ये फ्रॉग का चौथा क्वेश्चन है भाई साहब। फ्रॉग ने तो ऐसा मौज किया है पेपर में कि क्या ही बताएं। कॉकरोच को छोड़ दिया पीछे, अपना जो खुद का इंडिविजुअल चैप्टर था वो टिश्यू वाला सबको पीछे छोड़ के खुद ही भाई साहब 4 क्वेश्चन लेके बैठे हैं। पता नहीं एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा होगा। फ्रॉग उठाया, वहीं से 4 क्वेश्चन बना दिए। ऐसे 4 टॉपिक उठाएं जहाँ से एक ही पैराग्राफ के अंदर से 2 क्वेश्चन बना दिए। तुम देख सक रहे हो किस लेवल की एनालिसिस तुम्हें मिल रही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी में कैसे गिवन है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये फ्रॉग का आखिरी क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले तीनों क्वेश्चन तुम्हें डिस्कस करा दिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके अबाउट द लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड। तो जो कॉपुलेटरी पैड होता है ना, वो फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब में लगा होता है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब ऑफ द मेल फ्रॉग। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है, मैंने आपको दिखा दिया और आपको समझ में आ गया होगा। तो 163 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर फंसते हैं। बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है बच्चों को ऐसा क्वेश्चन कि ऐसा डायग्राम आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन ने पूछा है कि इसमें जो P है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को दिखा रहा है और D डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को दिखा रहा है और पूछ रहा है कि कौन सा डायग्राम इसमें से करेक्ट है। तो चलो देख लेते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे, है ना। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को जो ऑलमोस्ट सिमिलर से ऑप्शन है तो हम लोग को ऑप्शन एलिमिनेशन करना पड़ता है, तभी हम लोग अच्छे से अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो जो पीसीटी है ना, उसमें जो है जैसे ये उसमें जा रहा है, यूरिन बनने के लिए जा रहा है। ठीक है, अमोनिया। ठीक है, तो NaCl एक्सेप्ट हो रहा है। ओके, H2O एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन हम लोग ना लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, NaCl को डाल दिया जा रहा है। ये तो ठीक है, लेकिन NaCl को यहाँ पर डाल दिया जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। ओके, पानी को डाल रहे हैं। ठीक है, पानी को डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अमोनिया को भी हम लोग को इसी में डालना था, लेकिन अमोनिया को हम लोग अब्जॉर्व कर रहे हैं, ये ऑप्शन गलत है। ओके, यहाँ पर पानी को डाल रहे हैं। ओके, इसको भी डाल रहे हैं, इसको भी डाल रहे हैं। हाँ, H2O को हम लोग यहाँ पर नहीं डाल सकते, मतलब यूरिन में हम लोग उसको ना पहले अब्जॉर्व करेंगे पीसीटी में। ठीक है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है, देखो वाटर को भी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं पीसीटी में, सॉल्ट को भी कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट आयन को भी कर रहे हैं। ये लोग को यूरिन बनने के लिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, NaCl को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वाटर को कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट को कर रहे हैं। बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है, हम लोग यहाँ से मैच भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 165 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इतना इन डेप्थ डिटेल में जाके इस क्वेश्चन को पूछा है। कोई भी इसको ना इस एन को और इस सी को नहीं देखता, इतना तो मैं श्योर करता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखिए, उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूँगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, बोला कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इसको एन रीजन बोला गया, इसको सी रीजन बोला गया है। जो एन रीजन है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट द सी। एंटीजन बाइंडिंग जो एन रीजन में अवेलेबल है, बोल रहा है सी में है, मतलब ये गलत है, पूछा गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोग जाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, यहाँ पे आंसर में दिखा दिया कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है ना, वो एन टर्मिनल की तरफ है, बोल रहा है सी टर्मिनल की तरफ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 166, ये अगेन एक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है। ये वाला क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो सीड वाला टॉपिक है ना, वहां से पूछा गया है। ओके, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्क्यूटैलम। स्क्यूटैलम के साथ जो मैच होगा वो कॉटाइल्डन ऑफ मोनोकॉट सीड। ओके, जैसे ये मोनोकॉट सीड है। ठीक है, ये एक एम्ब्रायो ग्रास का है, ग्रास मोनोकॉट होता है, तो इसका ये कोटाइल्डन है। कौन? स्क्यूटैलम। तो कोटाइल्डन ऑफ मोनोकॉट सीड एका टू इसमें है और इसमें भी है। बी को चेक करते हैं, नन अल्ब्यूमिनस सीड। तो जो नन अल्ब्यूमिनस सीड है ना, वो है ग्राउंडनट। नन अल्ब्यूमिनस सीड है ग्राउंडनट, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बी का हो गया अपना 3, बी का 3 हो गया। ओके ओके, ठीक है, एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का 2 और बी का 3 है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम लोग आराम से मैच कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा भी दिया कि एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ से आया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 167, ये वाला एनाटॉमी से एक क्वेश्चन है।
ओके, फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो जब एनाटॉमी वाले चैप्टर में हम लोग मोनोकॉट स्टेम को पढ़ते हैं, पहला ही लाइन है द मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। जो मोनोकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस है ना, वो स्क्लेरेनकाइमेटस है, और यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है। इनकरेक्ट पूछ के लोगों ने क्या किया, बोल दिया कि हाइपोडर्मिस पैरेन्काइमेटस है, लेकिन हम लोग को पता है कि जो मोनोकॉट स्टेम है ना, उसमें हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, मतलब कि ये गलत है, और यही पूछा था कि गलत कौन है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 169, ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोग को वहाँ से पूछा गया, एवोल्यूशन चैप्टर से पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो कौन सा टाइप ऑफ एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये लोग ना कन्वर्जेंट टाइप ऑफ एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देखो यहाँ पर एनालॉजी एंड कन्वर्जेंट टाइप ऑफ एवोल्यूशन, कौन, स्वीट पोटैटो और पोटैटो एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है एवोल्यूशन वाले चैप्टर में। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 170, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स, ठीक है, promote nutrient mobilization which help in delay of the leaf senescence in plants। NCERT में directly mentioned है cytokinin help in overcome leaf apical dominance। they promote nutrient mobilization which help in the delay of leaf senescence। NCERT में given है cytokinin, directly NCERT का लाइन है। जब हम लोग ये लाइन पता होता है, हम लोग यहाँ टिक मारते हैं और हम लोग को मार्क्स मिल जाता है, करेक्ट। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन के ऊपर, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर डायरेक्टली एनसीईआरटी में कहीं पर भी गिवन नहीं है। ये फर्ज बनता था आपके टीचर का कि जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसे दिए हुए हैं उसको डिस्कस करे, क्योंकि कोई भी टॉपिक ना तभी इंटरेस्टिंग होता है जब ऐसे क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं किसी टॉपिक के लिए, ठीक है। जैसे इंसुलिन को ब्लड में तो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको खा क्यों नहीं सकते, फिर भी तो ब्लड में चला जाता। ऐसा एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन नहीं है। या तो स्टूडेंट को ऐसा पूछना चाहिए था अपने टीचर को, या टीचर को चाहिए था कि वो एक्सप्लेन करता, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन गिवन है, इसका आंसर गिवन नहीं है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि वो डाइजेस्ट हो जाता हम लोगों के स्टमक में, इसीलिए हम लोग उसको जो है ओरली नहीं खा सकते हैं इंसुलिन को, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगेन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से है, ठीक है। इसमें बोला है कि एक सबस्ट्रेट है किसी ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, फिर उससे ग्रुप हट के किसी और के साथ जाके जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा क्लास ऑफ एंजाइम काम करता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है जो ट्रांसफेरेज है वो इसमें काम करता है। जैसे सेम टू सेम उसी को उठा के छाप दिया गया है, वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है, हम लोग का आंसर होगा ट्रांसफेरेज, ठीक है। एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने आपको बोल दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछा है एंड क्या है आंसर उसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 173, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल लेवल में क्वेश्चन है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें हम लोग अपने डीएनए स्ट्रैंड्स को डालते हैं कैथोड की तरफ, और क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो एनोड की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। और जो सबसे छोटा साइज होता है वो बहुत ही फास्ट जाता है उस 11 जेल में, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप है उसमें से, ठीक है। एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है सारी चीज़ें थ्योरी में। मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के उसका सही आंसर बता देता हूँ, यहाँ पर इसमें भी गिवन है। ओके, द डीएनए फ्रैगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और स्मॉलर साइज ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड नियर द एनोड। अब देखो, जाता वो लोग एनोड की तरफ है, इधर है कैथोड, इधर हमने उसको लोड किया, जाता वो एनोड की तरफ है, ओके। तो जो स्मॉलर है वो सबसे फास्ट जाता है, तो वो एनोड के पास ही ना होगा। वही बात बोल रहा है कि स्मॉलर साइज डीएनए फ्रैगमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड नियर एनोड व्हाइल लार्जर फ्रैगमेंट्स आर फाउंड नियर द वेल्स। ये इसको वेल्स बोला गया, लार्जर इधर होगा, ओके। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन जेनेटिक्स से है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स वाला जो टॉपिक है ना, वहाँ से है, ओके, ठीक है। इसमें पूछा है कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, बिल्कुल केस की तरह बना के पूछ लिया है, लेकिन जो इसको अच्छे से पढ़ा है उसको पता होगा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स से वाला पूछा है। बस उसका फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में पूछ लिया है। तो फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में गिवन है 9:3:3:1। फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल क्लैरिफाइडली एनसीईआरटी में गिवन है, ये मैंने आपको दिखा दिया।
हाँ, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजी चैप्टर 2 से है, ठीक है। उसमें एक ऐसे फिगर दिया गया है और इसी से सारा पूछ लिया है कि बहुत ही अच्छा तरीके से पूछा है। आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, फिर उसको अरेंज भी करने के लिए बोला है मतलब इतना कंसेप्चुअल लेवल में क्वेश्चन को पूछा है। देखो किसी को ये याद भी होगा ना, फिर भी ये नहीं बना पाएगा अगर उसने ठीक से समझा नहीं है क्वेश्चन को या फिर इन चीज़ों को, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट अ किंगडम प्रपोज्ड बाय विटेकर, ठीक है। यहाँ पर बोला कि सब एक किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स है उस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको रखो, जो सबसे लास्ट में होगा सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ओके। पहला हिंट दे रहा है, हम लोग को खुद पहचानना है कि वो कौन सा किंगडम है। देखो क्या बोल रहा है, मल्टी सेल्यूलर हेटेरोट्रॉप। अगर वो हेटेरोट्रॉप है विथ सेल वॉल ऑफ काइटिन, ठीक है। अब वो मल्टी सेल्यूलर है, उसके पास काइटिन है, तो वो फंजाई होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का फंजाई है, ओके। ये हम लोग का फंजाई है, ये फंजाई है, ओके। दूसरा बोल रहा है कि हेटेरोट्रॉफ है विथ टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग का एनिमल किंगडम की बात कर रहा है, एनिमल किंगडम, एनिमेलिया, ओके। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोट्स विथ, अब बोल दिया विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। ये हम लोग का बात कर लिया मोनेडा के बारे में, ओके। नेक्स्ट यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप विथ टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये प्लांट किंगडम के बारे में बात कर लिया, ओके। यूकैरियोट है लेकिन सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात कर लिया प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा, ठीक है। हम लोग को सबसे कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एनिमल है, तो यानी ऑप्शन जो बी है वो सबसे लास्ट में होगा, ओके, ठीक है। और इसमें सबसे प्रिमिटिव है वो सी ऑप्शन है, जो मोनेडा है वो सबसे पहले होगा। और इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तुम लोग को समझ में आ गया होगा कितनी आसानी से मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। और लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में इसे बैठ के सॉल्व करना एक चैलेंज होता है बच्चों के लिए, इसीलिए हर चैप्टर को कंसेप्चुअल लेवल में लिया कर पढ़ना पड़ता है। कोई भी नहीं सोच सकता था कि इससे इतना घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ठीक है। आप लोग कभी भी एलन आकाश के टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग नहीं देखोगे, इतना तो मैं जरूर श्योर हूँ, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर से है। एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले आसान वाले पॉइंट से उठाते हैं। सेल मेम्ब्रेन बायलिपिड लेयर होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ओके। यानी कि डी का 4 दो ऑप्शन में है, ठीक है। हम लोग सी ऑप्शन को चेक करते हैं। क्रिस्टा जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है ना ऐसे वाला अंदर वाला, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टा, ओके। तो क्रिस्टा का हो गया 1, यानी कि सी का 1 और डी का 4 एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ पर है मैंने यहाँ पर सारा कुछ दिखा दिया, आप लोग एक बार रीड भी कर सकते हो। बाकी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 178, ये वाला क्वेश्चन जो है इकोलॉजी वाले पोर्शन से है, ठीक है। जो हम लोग वहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ते हैं, ओके। तो उसका इक्वेशंस गिवन है, तो dn/dt इज इक्वल टू r इंटू एन इंटू k माइनस n/k, ठीक है। इसको याद करने के लिए ट्रिक्स भी बच्चे लगाते हैं, लेकिन वही चीज़ें जैसे भी याद हो, मतलब आपको याद होनी चाहिए, वही पूछ लिया है यहाँ पर। ये जो वर्हल्स्ट पेयर लॉजिस्टिक ग्रोथ है उसका इक्वेशन पूछा है, एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये वाला है, ओके। 178 का 4 है, ओके, ठीक है। एनसीईआरटी में यहाँ गिवन है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 179 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो डिसऑर्डर्स है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी में लास्ट वाले डिसऑर्डर्स, बस डिसऑर्डर्स का अलग अलग चैप्टर्स का उठा के एक एक पॉइंट पूछ लिया है, ठीक है, ओके। तो जैसे लोकोमोशन वाले चैप्टर से एक्चुअली ना किसी भी चैप्टर से इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं बनाया, सब चैप्टर को मिला करके एक ही क्वेश्चन में डाल दिया, इसीलिए पेपर लेंदी भी हो गया, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो गया, क्योंकि समय थोड़ा कम रहता है, इसीलिए पेपर डिफिकल्ट हो जाता है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एम्फाइजमा के बारे में जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये डैमेज कर देता है अल्वियोलर, मतलब अल्वियोलर वाल जो डैमेज हो जाते हैं उसके वजह से ये होता है, सिगरेट पीने की वजह से होता है। क्रॉनिक का मतलब होता है जो 1 साल से ज़्यादा देर तक चले जो डिजीज़, उसको हम लोग क्रॉनिक बोलते हैं, ठीक है। तो एम्फाइजमा का हो जाएगा डैमेज्ड अल्वियोलर वॉल्स एंड डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। ए का 2 दो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं।
एंजिना पेक्टोरिस, ठीक है। एंजिना पेक्टोरिस एक एक्यूट चेस्ट पेन है, ठीक है। वो हार्ट वाला जो ब्लड वाला चैप्टर है उसमें दिया हुआ है, ओके। एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नो बट नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग अवर हार्ट मसल, यानी कि बी का 3। ऑप्शन नंबर 3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये वाला दिया हुआ है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, यानी कि सी का 4, ए का 2, बी का 3, सी का 4। और टिटेनी के लिए दिया हुआ है रैपिड स्पैज्म वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है। इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1, ओके। तो जो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 है इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, 179 का 2। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक ही पैराग्राफ से पूरा सारे स्टेटमेंट्स को उठा लिए गए हैं। तो जो कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट है वो रेगुलेट किससे होता है? तो एक नोडल टिश्यू होता है, ऐसे नोड, उससे होता है। बिल्कुल सही बात है, नोडल टिश्यू दिया हुआ एनसीईआरटी में, ओके। नेक्स्ट है स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा भी उसको थोड़ा कंट्रोल करता है, मतलब थोड़ा कंट्रोल रखता है उस चीज़ का। और एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, देख पा रहे हो, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है। एड्रिनल मेडुलरी होता है, कॉर्टिकल नहीं होता। डी ऑप्शन गलत है, डी गलत है, ओके। डी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं जो नीट 2025 में आया था। एंड आपने एक चीज़ ज़रूर से नोटिस किया कि सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइन्स से हैं। ये सारे लाइंस आपके टिप्स में तभी होंगे जब बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को आप हमेशा कंसेप्चुअली पढ़ने की कोशिश करोगे, एक सही ऑर्डर में पढ़ोगे, ठीक है। तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी और जिन चैप्टर्स को रिवीजन की ज़रूरत है समय पे आप उसे रिवीजन भी करोगे, राइट, ठीक है। और अगर आप अपने बायोलॉजी को इसी तरह कंसेप्चुअल लेवल में ले जाना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत है मेरे तरह एक एजुकेटर की, जो आपका हाथ पकड़े और आपको उस पाथ में चलाए जिसमें आप चल के बहुत ही आसानी से बायोलॉजी सब्जेक्ट को एस कर सकते हो अपने नीट एग्ज़ाम के लिए। आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह साबित हो। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल से सबसे पहले आप जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आपको नीट 2026 में मचाना है बायोलॉजी सेक्शन में तो आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि एग्ज़ाम से 6 महीने पहले आप खुद बोलोगे कि आपके अंदर 360 आउट ऑफ 360 लाने का कॉन्फिडेंस है और 340 प्लस तो आप लाओगे ही लाओगे, चाहे पेपर 2025 का 10 टाइम्स डिफ़िकल्ट क्यों ना आ जाए। क्योंकि पेपर हमेशा एनसीईआरटी से बनेगा, हमेशा कंसेप्चुअल बनेगा और इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड बहुत सारे टेस्ट सॉल्व करके आएंगे। तो वो सारी चीज़ों का वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं हूँ आपके लिए, ठीक है। मुझसे जुड़ने के लिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरा जो मोबाइल फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे कॉल कीजिए एंड ऑन कॉल में आपको बायोलॉजी कैसे आपको तैयार करना है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और आपका कैसा जर्नी रहेगा बायोलॉजी का एंड 6 महीने पहले एग्ज़ाम का आप कैसे उसको कंप्लीट कर लोगे। एक चीज़ तो मैं आपको मतलब दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप मुझसे जुड़ते हो तो आपके नीट प्रिपरेशन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्योंकि बायोलॉजी आप बहुत ही जल्दी से तैयार कर चुके होंगे, क्योंकि जितने सारे डिफ़िकल्टी आप फेस करोगे ना, सबसे मैं आपको जो है ना एक हैक लगा करके आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मुझसे जुड़िए, मेरा फ़ोन नंबर पे कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए कि हाँ भैया मैं कैसे अपने बायोलॉजी को तैयार कर सकता हूँ एंड ऑल। मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। एंड मेरा मोबाइल नंबर है 9064360664। इसमें आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो एंड कॉल भी कर सकते हो। एंड आपको मैं अश्योरिटी दिलाता हूँ कि एक बार आप मुझसे बात करोगे फिर बायोलॉजी को लेकर के आपको कभी कोई भी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है कि बायोलॉजी को कैसे तैयार करना है, वैसे लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आपको एक ऐसा अप्रोच पता चलेगा, एक ऐसा मेथड ऑफ लर्निंग पता चलेगा कि कैसे बायोलॉजी और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, कैसे आपको हमेशा चीज़ें याद रह सकती हैं। ऑन कॉल बताऊंगा, आपको पर्सनलाइज्ड करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये नंबर आप बिल्कुल सेव कर लेना। एंड मेरा नाम है राहुल, इस नाम से राहुल भैया नाम से आप सेव कर सकते हो, ओके। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में या आपके नेक्स्ट फ़ोन कॉल में। मुझे इंतज़ार रहेगा आपका कॉल का। आपका बायोलॉजी तैयार करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।